अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं और मैं इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर करवा दूंगा। उसके अलावा इस चैप्टर में जो चीज़ें याद करनी है मैंने वो हाईलाइट कर दी हैं इस तरह से, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो चीज़ें याद करनी है मैंने वो हाईलाइट कर दी है, जो नहीं पढ़ना है, जो नहीं याद करना है वो उस पर मैंने निशान नहीं लगाए हैं, ताकि आप लोग सिर्फ उतना ही याद करें जितना पेपर में आएगा या जितना काम की चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें बस वो याद करें, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने इस पूरे चैप्टर को A to Z कंप्लीट करवाया है और क्या क्या इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये इसमें जो हैं वो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको इस बॉक्स में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें, वो सारे के सारे इसके अंदर हमने पढ़ने हैं। ये तो उसमें हम सारे टाइप के जो है ना बेसिकली बातें सारी सॉल्यूशंस की होंगी। फिर हम सोल्यूट को भी देखेंगे, सोलवेंट को भी देखेंगे, एक्वा सॉल्यूशन को भी देखेंगे। उसके अलावा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी समझेंगे। और उसके अलावा जो 9 टाइप्स होती हैं सॉल्यूशन की, जिसमें उसकी स्टेट बेसिकली डिस्कस हो रही होती है, गैस होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, इनकी बात करेंगे। उसके अलावा जो है सॉल्यूशंस का हमारे पास आ जाएगा जी कैसे बनती हैं उनकी थोड़ी सी बात होगी। उसके अलावा एग्जांपल्स आ जाएंगी उनकी सबकी। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, या आप उसको करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात होगी। और उसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पे तो पूरा टॉपिक एक डिटेल में बात करेंगे हम कि कैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा सकता है। उसके अलावा मोलैरिटी और इसके अलावा जितने और कंसंट्रेशन के यूनिट हैं उनकी बात करेंगे हम, परसेंटेज और कंसंट्रेशन दोनों को भी देखेंगे हम। उसके अलावा मोलैरिटी की बात करने के बाद हमने, वैसे बुक में टॉपिक नहीं है पर मैंने मोलैलिटी भी बताया है, एक और यूनिट होता है तो कंसंट्रेशन का, मैं वो भी आपको साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, हम वो देखेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। और लास्ट पर हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट्स और आएंगे। ये तो हो गया सोलुबिलिटी का, हम फिर बाद में हम सोलुबिलिटी देखेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 फैक्टर और होते हैं, उनके अलावा एक और फैक्टर भी होता है जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं है पर मैंने वो डिस्कस किया है। और लास्ट पर हम जो है यहाँ पे तो अब यहाँ नहीं बताया होगा, पर एंड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके अलावा कोलाइड्स क्या होते हैं, और लास्ट पर सस्पेंशन क्या होता है। इन सब के अंदर जो डिफरेंसेस है ना वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये वाला जो चैप्टर है उसका सारा समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी, और जो पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आएंगी, चाहे वो MCQs हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको काफ़ी इसका बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले ये हमने देखना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है, पहले वो देख लेते हैं। कहते हैं सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो ये होमोजीनियस के लिए आपने ना पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों में। जब भी आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो मतलब इस तरह के साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़े ना, अगर उनकी टर्मिनोलॉजीज़ जो यहाँ पे टर्म्स यूज़ हुई हैं, सॉल्यूशन जैसे टर्म एक है, दूसरी वाली होमोजीनियस है, तीसरी वाली एक यहाँ पे टर्म यूज़ हुई मिक्सचर, चौथी वाली है कंपोनेंट, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं ना इनके ऊपर गौर करना है। अगर आपको इन सब के मीनिंग आते हैं तो आपको बहुत इजी लगने लगेंगी साइंस की जितनी भी बुक्स हैं वो। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों के मीनिंग नहीं आएंगे तो आपको कभी टॉपिक की समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से आई होप कि आपको मिक्सचर का तो पता होगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, और कंपोनेंट्स का भी आपको पता होगा। पर होमोजीनियस का भी आपको, वैसे तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पर यहाँ पे मिक्सचर को जो है होमोजीनियस होने के लिए 2 कंडीशंस हैं बेसिकली सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में। फर्स्ट, उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो, सेकंड सिंगल फेज हो। ये 2 बातें याद रखनी है। सॉल्यूशन सिंगल फेज में होता है और उसकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे कोई बीकर है, उसमें आपने चीनी डाली हुई है और उसमें पहले पानी था, तो फिर आपने उसमें चीनी डिसॉल्व कर दी, तो अब होगा क्या, आपने इसमें से 1 गिलास पानी निकाला, यहाँ पे इतना, ठीक है, उसमें जितनी शुगर होगी ना अमाउंट में, जितना वो मीठा होगा ऐसे कह लें। फिर आप एक और गिलास निकालें, उसमें भी आप शुगर चेक करें, फिर एक और निकालने चाहे तो फिर उसमें भी शुगर चेक करें। अगर आपने पहले अच्छे से डिसॉल्व कर दिया था शुगर को, तो इन सब के अंदर जो शुगर की अमाउंट होगी, या जो आप कहें कि जो मिठास होगी, जो ये पानी का जो है ना वो जो भी आपने इसमें शुगर किया था डिसॉल्व, तो उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। तो इन सब की मिठास सेम होगी, ये सब इक्वली मीठे होंगे। चाहे आप जितने मर्जी इसमें से गिलास निकालें, चाहे इस कॉर्नर में से निकाल लें, चाहे इस कॉर्नर में से निकाल लें। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पर आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये शुगर पड़ी हुई है और ये वाटर पड़ा हुआ है, या ये अलग अलग नहीं बता सकते हैं आप। तो ये इस तरह से मिक्स होते हैं, इनका इस तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बना होता है। तो आई होप कि आपको होमोजीनियस मिक्सचर की समझ आ गई होगी सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपोनेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने
मैंने यहाँ बताया है कि 2 कंपोनेंट्स हो तो उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, 3 हो क्या कहते हैं, 4 हो तो क्या कहते हैं, तो आपने जो है वो आगे आप देखेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। पर अभी के लिए कंपोनेंट वो चीज़ें हैं जो मिलकर सोल्यूशन बना रही होती हैं। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। बच्चों आज तक आपने मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तब मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपने गौर से नहीं पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि आप सब बस इतना पढ़ते हैं कि जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व होता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और कहानी ख़त्म। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि सोल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है, ऐसे ही है, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो सकता है। इसके अलावा इस तरह के जब हम कम्बिनेशन बनाते हैं तो वो नो कम्बिनेशन बनते हैं। तो आखिर हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि सोल्यूशन कौन सा होगा? जैसे ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक हमारे पास हो इधर गैस, इधर हमारे पास सॉल्वेंट है सॉलिड। ठीक है, अब हमने गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया है। अब मुझे बताएं जो सोल्यूशन बनेगा वो गैस की फॉर्म में होगा कि सॉलिड की फॉर्म में होगा। इसी तरह से अगर हम एक गैस को या ऑपोजिट कर लेते हैं, इधर हम रख लेते हैं एक लिक्विड, इधर हमारे पास एक लिक्विड है कोई भी, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया है गैस के साथ, क्योंकि तीनों के तीन स्टेट हैं, तीनों का कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, मतलब कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी सोल्यूट हो सकता है, और नो किस्म के सोल्यूशन बन सकते हैं। कम्बिनेशन हमने आगे वो देखे हैं, नो के नो सोल्यूशन विद एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये लिक्विड था सोल्यूट, सॉल्वेंट था हमारे पास गैस, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे कि लिक्विड सोल्यूशन है या गैस सोल्यूशन है। तो उसके लिए उस बुक वाले मतलब टेक्स्ट बुक खुद लिखती है इस चीज़ को, तो बुक में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो सॉल्वेंट होगा ना, ये वाला जो सॉल्वेंट होगा वही सोल्यूशन होगी, उसी स्टेट में सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पहले वाले केस में ये अगर सॉल्वेंट लिक्विड था, लिक्विड में कोई चीज़ डिसॉल्व हो रही है तो सोल्यूशन भी लिक्विड ही होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे किसी गैस के अंदर चीज़ें डिसॉल्व हो रही हैं, सॉल्वेंट गैस है, तो सोल्यूशन भी जो मतलब उसकी स्टेट होगी सोल्यूशन की वो भी गैसियस होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं, अब वो देख लेते हैं। ये बातें हो गई हैं, ये थोड़ी जो है कॉन्सेप्ट की बातें थी, याद भी आपने रखना है। उसके बाद वो कहते हैं जो अलाय होते हैं वो जो मेटल का जो होता है ना, बेसिकली अलाय कहते हैं मेटल के साथ मिला देना, उनके मिक्सिंग कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे एग्जांपल आई है हमारे पास, उसमें उसने नाम लिया है, इधर तो नहीं बताया है, पर एक जिंक और कॉपर की होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक जिंक होता है और कॉपर होता है, जब इनको मिक्स करते हैं तो जो अलाय बनता है उसको हम कहते हैं ब्रास। और आपको उसमें पढ़ा हुआ है आपने, उसका नाम मतलब आपने सुना हुआ है पीतल। तो ये ब्रास पीतल को कहते हैं। तो पीतल कैसे बनती है? जब जिंक और कॉपर दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो पीतल बन जाती है। इस तरह से इनको कहते हैं जी अलाय, जब सॉलिड के साथ सोल्यूशन बनेगा। उसके अलावा नेक्स्ट वो कहते हैं जब सी वाटर की अगर बात करेंगे तो वो लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है, क्योंकि पानी के अंदर सारी चीज़ें डिसॉल्व हुई हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो एयर है, जो हवा है, वो गैस की फॉर्म का सोल्यूशन है। ये आपने इतनी चीज़ें याद रख लेनी है। अब हम इसे आगे चलते हैं। वो कहते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब कितनी टाइप है मैंने पहले भी वैसे बता दिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 है ना, 3 से जो टोटल कम्बिनेशन बनते हैं वो 9 बन सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा, लिखे हुए हैं प्रॉपर टेबल बना के कि कौन कौन सा सोल्यूशन पॉसिबल है। तो इस वजह से जो 9 सोल्यूशन बनते हैं उनकी बात कर रहा है, जो गैस में गैस से हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे हवा की एग्जांपल दी थी, सॉलिड में सॉलिड भी हो सकता है, जैसे हमने उसकी बात की थी अभी। ये वैसे इन्होंने तो इसकी डेंटल अमालगम की वगैरह की जो है ना, जो हमारी जो दांत या दाढ़ होती है उसके अंदर जो फिलिंग की जाती है उस मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में सॉलिड का होता है वो क्या कहते हैं उसको, मिक्सचर। और जो लिक्विड सोल्यूशन है वो तो हमारा आम कॉमन है काफ़ी ज़्यादा, और जो पानी में कुछ भी जो है डिसॉल्व करो तो वो कौन सा बन जाता है, लिक्विड सोल्यूशन बन जाता है। अगर आपने अल्कोहल पानी में डाल दिया तो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास इनकी 9 टाइप्स बनती हैं। अब उसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है आपने एमसीक्यूज़ के लिए, वो ये है जो सी वाटर होता है वो 92 जो नेचुरली एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, उन सब का रिसोर्स है। सारे के सारे हम यानी कि समुंदर से हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट्स सी वाटर में पाए जाते हैं। आगे हम इसकी जो है ना सोल्यूशन की और डिटेल में बात करने लगे हैं। अब उसकी जो डेफिनेशन है वो एक दफ़ा और यहाँ बताएगा। वो कह रहे हैं सोल्यूशन क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है किस चीज़ का, 2 या 2 से ज़्यादा
सब्सटेंसेस का। और द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, वो कहते हैं कि जो बाउंड्रीज होती हैं उनको हम वो सेपरेट नहीं होती हैं। इसको मैंने पहले वैसे इस पॉइंट को मैंने ना क्लियर कर दिया हुआ है, उसके अंदर जो होमोजीनियस वाला वर्ड्स था वो ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर देता है। उसके बाद सोल्यूशन एग्जिस्ट वन फेज, मैंने पहले ये चीज़ भी बता दी थी कि उसका फेज सिंगल ही होगा, एक ही फेज में पाया जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ इज अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल, अब जो गैस है वो गैस के अंदर गैस के काफ़ी सोल्यूशन है। जो एयर है, जो हवा है, वो बेसिकली कौन सा हमारे पास वो है सोल्यूशन, वो गैस की फॉर्म का सोल्यूशन है। और उसके अलावा ब्रास की मैंने अभी बात की थी, सॉलिड सोल्यूशन है जो जिंक और कॉपर का है। और शुगर डिसोल्व कर दें अगर हम पानी के अंदर तो ये कौन सा बन जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी सॉल्वेंट है ना, जब पानी बड़ी ज़्यादा अमाउंट में है तो मैंने बताया था जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही सोल्यूशन की स्टेट होती है। तो इस वजह से जो लिक्विड हो जाएगा हमारे पास ये वाला सोल्यूशन जब हम पानी के अंदर चीनी को हल करेंगे या नमक को हल करेंगे या जो इस तरह की कोई भी चीज़ जो पानी के अंदर डिसोल्व होगी, और उसके अंदर उसको हम एक्वस सोल्यूशन भी बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। आगे बच्चों इससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बात कहता है द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज एवेपोरेशन। अब प्योर लिक्विड क्या होता है और सोल्यूशन क्या होता है, इन दोनों को अगर हमने अलग अलग मतलब सेपरेट करना हो या हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर सोल्यूशन क्या होता है उसका अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जो सिंगल फेज में पाया जाता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ये बातें हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ ली थी। अब प्योर लिक्विड क्या होता है बच्चों, गौर से सुन लें। जो प्योर लिक्विड है ना, इसका मतलब ये है कि ऐसी, ऊपर में लिखा भी हुआ है, ऐसी कोई भी जो है ना लिक्विड या ऐसा कोई भी लिक्विड जो सिर्फ एक सब्सटेंस से मिलकर बना हो। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ पानी भरा हो ना इस बीकर के अंदर, जस्ट H2O है, ये वाला H2O है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सिंगल जो है ना ये प्योर लिक्विड है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, HCl हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर एक चीज़ है ना, सिंगल चीज़ है, सिंगल सब्सटेंस है, तो वो प्योर लिक्विड है। अब प्योर लिक्विड एक सिंगल सब्सटेंस होता है, पर जो सोल्यूशन होता है वो कम से कम दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, वरना दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये पहला एक डिफरेंस हो गया। तो इनको हमने अगर सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास सबसे जो बेस्ट तरीका है और आसान तरीका है वो है कि हम वेपोरेशन कराएंगे, हम उनको हीट करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो होगा क्या, वो आगे बताता है द लिक्विड विच वेपोरेट्स कंप्लीटली। ये बेसिकली लिक्विड की दोनों टाइप हैं, प्योर लिक्विड भी और सोल्यूशन भी, लिक्विड की टाइप से ही है। तो ऐसा लिक्विड जो कंप्लीटली एवेपोरेट हो जाएगा, सारा का सारा आबी बुखारात मतलब कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, वो प्योर लिक्विड है, ठीक है। और अगर हमने एक लिक्विड को हीट किया या उसको एवेपोरेट कराया और कुछ ना कुछ पीछे बच गया वेपोरेशन होने के बाद, तो वो समझ लेना सोल्यूशन था, उसमें जो चीज़ मिक्स होगी वो पीछे बच जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर जो है उसको डिसॉल्व कर देते हैं पानी के अंदर, H2O के अंदर, ये एक बन जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। लेकिन हमें अगर ना पता हो कि ये सोल्यूशन है तो हम कैसे करेंगे पता, तो हम एक काम करेंगे, इसको किसी बर्तन में रखेंगे जिसको हीट किया जा सकता होगा और उसको हम करना शुरू कर देंगे हीट। जब हम उसको हीट करेंगे तो जो H2O होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा और जो पीछे बच जाएगी चीज़ वो शुगर होगी। तो अगर तो पीछे कोई चीज़ बच जाती है तो मतलब वो क्या था, वो सोल्यूशन था। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ पानी होता, प्योर होता, मतलब प्योर लिक्विड होता, तो पानी सारा का सारा एवेपोरेट हो जाता, पीछे कुछ भी ना बचता। तो इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर, प्योर लिक्विड के अंदर और सोल्यूशन के अंदर। अब नेक्स्ट वो कहते हैं अलाई लाइक अ ब्रास और ब्रॉन्ज जो है इज आल्सो द होमोजीनियस मिक्सचर आल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन्स। और 100%, अच्छा ये ना जो एवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन होती है, ये इस तरह के जो मेथड्स होते हैं ना, मैग्नेटाइजिंग हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारा ना फिजिकल मीन्स आते हैं, फिजिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स नहीं हैं। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं जिनको फिजिकल मीन्स से, मतलब जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल फिनोमिनाज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं या प्रोसेसेस हैं, उनके ज़रिए अलग नहीं किया जा सकता। और उसकी एक जो है एग्जांपल सॉलिड के साथ मिक्सचर यानी कि ब्रास और ब्रॉन्ज है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एवेपोरेशन से इसको अलग कर सकें, लेकिन किसी हद तक जब बात प्योर लिक्विड की और सोल्यूशन की होगी तो उसके लिए हमारा एवेपोरेशन वाला मेथड चल जाएगा। ये तो बात ही सॉलिड की आ गई ना, हम तो लिक्विड की बातें कर रहे थे, सोल्यूशन कौन सी फॉर्म में था, लिक्विड वाली फॉर्म में, और ये वाला प्योर लिक्विड था। जब हम इनकी बातें कर रहे थे तो एवेपोरेशन का काम ठीक था, पर अगर सॉलिड में सॉलिड है तो फिर एवेपोरेशन भी फेल हो जाती है और वो अलग करने के लिए उनको फिजिकल मीन्स नहीं काम में लाए जाते हैं। खैर आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या करना है,
जो मिक्सचर है ना उसके उसने 2 पॉइंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुन लें। वो कहते हैं इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, और ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है एक टेबल के अंदर, जिसमें कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंशिएट करके उसने पूरा टेबल बनाया हुआ था, टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है। तो उसमें आपको पता है जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो खो देते हैं, अपनी शनाख्त गुम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिक्सचर की जब बात करेंगे, मिक्सचर में कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, और जो कंपाउंड होता है उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती थी, वो एक खास मखसूस फिक्स्ड कह लो आप, कंपोजिशन होती थी उसकी, क्या कहते हैं उसको, कंपाउंड की। पर मिक्सचर की फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, जैसे अगर H और O को मिलाकर पानी बनाना है तो हमेशा, ये मैं वैसे बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूँ, चलें बैलेंस को गोली मारते हैं, आप इसको वैसे ही रखें आपके लिए ये, ताकि मुश्किल ना हो। मैं इसको बिल्कुल ही ऐसे सिंपल फॉर्म करके लिख रहा हूँ, अगर बल्कि इसको रिएक्शन में लिखता ही नहीं हूँ, मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ कि ये अगर हाइड्रोजन है, क्योंकि इसको ना बैलेंस करना पड़ता है, और अगर मैं अभी इस स्टेज पर आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा तो आपको रिएक्शन मुश्किल लगना शुरू हो जाएंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी हमारे पास लेट कर लेते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस थी इधर, और ये ऑक्सीजन गैस थी, इन दोनों ने मिलना है, मिलके इन्होंने पानी बनाना है। हमें पता है H2O में 2 चीज़ें होती हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। लेकिन ये जब H कितने होंगे, हमेशा 2, और ऑक्सीजन कितना होगा, 1। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा हमेशा तब पानी बनेगा। अगर हाइड्रोजन 2 से 3 हो जाते हैं, या जो ऑक्सीजन है वो 1 से 1.5 या 2 या 3 इस तरह से हो जाते हैं, तो कभी भी पानी नहीं बनेगा। पानी के लिए कंपोजिशन फिक्स्ड है, क्या कि 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, ज़रूरी है, और 1 ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए, तभी पानी बनेगा, अदरवाइज पानी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें उसकी, क्या कहते हैं उसको, सोल्यूशन की, तो उसमें हमारे पास, या मिक्सचर की कह लेते हैं, क्योंकि मिक्सचर एक जो है ना, सोल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर ही है। तो हम अगर सोल्यूशन या मिक्सचर दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, यहाँ पे बेसिकली कंपाउंड का बता रहा था, तो इस तरह मिक्सचर रख लें, क्योंकि उनका डिफरेंशिएट करना आपने पहले देखा हुआ है कि उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अब जब मिक्सचर बनेगा हमारे पास, तो उसका बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा। देखें, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने यहाँ H2O जो है डाल दिया, सही है बच्चों। अब H2O के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने शुगर ऐड करनी है। तो जब मैंने शुगर ऐड की 1 चम्मच, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो गई। इधर मैंने 1 चम्मच शुगर डाली, वो डिसॉल्व हो गई। दूसरा चम्मच डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। यानी कि जब 1 चम्मच थी तब भी ये शुगर और पानी का सोल्यूशन बन गया था, जब 2 चम्मच डाली तब भी वो जो है वो सोल्यूशन बन गया था, अभी भी सोल्यूशन बन जाएगा। एक और चम्मच डाल दी, मतलब डिपेंड करता है, जब तक ये सैचुरेटेड नहीं हो जाएगा तब तक डिसॉल्व होता रहेगा। वो हम आगे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड क्या होता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें चीनी डालते जा रहे हैं आप, तो कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है कि नहीं बस 1 चम्मच ही डालनी है या 2 चम्मच डालनी है, इससे कम या ज़्यादा डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा या वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो इसका मतलब इसकी रेशो क्या जो होती है, वो रेशो वो फिक्स्ड नहीं होती है। तो इस वजह से मिक्सचर जो होते हैं उनके लिए हम कहते हैं कि वेरिएबल कंपोजिशन होती है। ये वाला सेकंड पॉइंट। आई होप कि मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट तो आपका जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अब सॉरी, सोल्यूशन वाला, अब सोल्यूशन भी मिक्सचर ही है, तो इसमें कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई गलती वाली बात नहीं, इट्स ओके, सही है। वो बात जो मैं बोल रहा था, सोल्यूशन बोल लो, मिक्सचर बोल लो, बात ठीक है। पर चूंकि चैप्टर सोल्यूशन का है तो अच्छी बात है कि सोल्यूशन ही बोला जाए। एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। जब कोई भी चीज़ उठा के आपने पानी में डिजोल्व कर दी ना, समझ लें एक्वस सोल्यूशन बन गया। एक्वा मैन आपको पता भी होगा, वैसे भी जो है एक्वेटिक लाइफ भी होती है बहुत सी चीज़ों में। ये जो है स्टार्टिंग का ये वर्ड यूज़ होता है, तो इसका मतलब वाटर होता है, ठीक है। तो अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी इन्वॉल्व हो, तो पानी, अगर पानी इन्वॉल्व नहीं हो बल्कि पानी एज सोलवेंट हो, तो अगर पानी सोलवेंट है तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। जैसे पानी के अंदर आपने चीनी को मतलब वो कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, या जो है आपने नमक डाल दिया, या आपने चीनी जो है वो चीनी और नमक के अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ जो डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर, जब आपने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दी है तो हम उसको कहेंगे कि ये एक्वस सोल्यूशन है। शर्त ये है उसकी, कंडीशन ये है उसकी कि पानी ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, पानी एज सोलवेंट हो, ठीक है बच्चों। और उसको कहते हैं वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सोलवेंट बिकॉज इट डिसॉल्व द मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पानी, उसकी 2-3 रीज़न आप 10th क्लास में और उससे जो है बात पढ़ेंगे, आपने शायद पढ़ी भी होंगी। तो इसके अलावा जो है हमारे पास जो पानी है ना, जो वाटर है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें डिसॉल्व हो जाती हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, आपको इसका आइडिया हो गया है थोड़ा थोड़ा, पर अब आगे फर्दर इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक सोल्यूशन बनने के लिए आपने देखा था कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो आपके पास कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, एक आपके पास सोल्यूट हो और उसको सोलवेंट में
हल कर देना है तो कम से कम 2 चीज़ें। अब सोल्यूट 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम तो एक होना चाहिए ना। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, एक क्या होता है सोल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं उनकी बातें बेसिकली होने लगी हैं, जो कि मेन कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ के, एक सोल्यूशन बनाने के लिए, सोल्यूशन के। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी, जो कम मिकदार में पाया जाएगा, कम क्वांटिटी में पाया जाएगा, उसको सोल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसके अलावा कहते हैं अ सोल्यूट इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है। और द साल्ट सोल्यूशन इज मेड बाय द डिजोल्विंग इन वाटर, जैसे कि साल्ट यानी कि नमक, उसको डिजोल्व किया हमने H2O पानी के अंदर, ये जो साल्ट है हमारे पास तो ये हमारे पास सोल्यूट है, जिस चीज़ में डिजोल्व हुआ है वो क्या है सॉल्वेंट है। इतनी जैसे अगर या इसकी जगह पर अगर हम शुगर कर लें तब भी बात वही है, ठीक है। और इसके अलावा उसने एक एग्जाम्पल आगे दी है, वो ये है कि मोर देन वन सोल्यूट में बी प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। मैंने बताया था कि ये जो सोल्यूट हैं 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ मैंने उसको बताया भी है आगे, इसकी हम बात करते हैं अभी। लेकिन ये बात ठीक है कि सोल्वेंट जो है वो एक होता है सोल्वेंट हमेशा, लेकिन सोल्यूट 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। और उसने उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की जो हम बोतलें पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उनको सॉफ्ट ड्रिंक बोला जाता है, उनकी एग्जाम्पल उसने दी है जिसमें पानी के अंदर कम से कम ये 3 चीज़ें डिजोल्व होती हैं। उसमें शुगर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, और H2 नहीं CO2 गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस जैसे आप ढक्कन खोलते हैं फौरन से निकल जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे हम बात करें अगर सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट में जो होगा, अब याद करने का तरीका देख लें कैसे याद करना है। तो ये चूंकि अब आपने याद भी तो करना है, नंबर भी तो लेने ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने रहना। तो याद करने का तरीका ये है, मैं ऐसे अक्सर इसको याद करवाता हूँ कि जो सोल्यूट है ना उसके लेटर कम है, वो 6 लेटर है उसके अंदर। जो सॉल्वेंट है उसके लेटर ज़्यादा हैं, यानी कि स्पेलिंग ज़्यादा है। जिसके लेटर कम है उसकी अमाउंट भी कम है, जिसके लेटर ज़्यादा है उसकी अमाउंट भी ज़्यादा है। तो सोल्यूट वो चीज़ है जो सोल्यूशन में थोड़ी अमाउंट, जिसकी जो क्वांटिटी है वो स्मॉलर है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लार्जर है, वो सॉल्वेंट है। याद कैसे रखेंगे, सोल्यूट के स्पेलिंग कम है, छोटा है ये, तो इसकी अमाउंट भी कम है, और सॉल्वेंट बड़ा है, इसकी अमाउंट भी ज़्यादा है। इतनी सी बात है। तो आई होप कि आपकी ट्रिक काम आएगी, आप इसको भूलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वेंट की बातें हो गई हैं, दोबारा से वही एग्जांपल पकड़ेंगे आप कि अगर साल्ट को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो पानी क्या था हमारे पास, पानी सॉल्वेंट है, और साल्ट क्या था, सोल्यूट है। इस तरह से आप इसके एग्जांपल दे देंगे, एक एग्जांपल दोनों के लिए हो जाएगी। अगर शुगर की सोल्यूशन की उसकी यानी कि शुगर से वो जो तो है सोल्यूशन की अगर एग्जांपल देनी है तो वो भी दे सकते हैं आप लिख सकते हैं जो शुगर है जब वो पानी में डिसॉल्व होगी, ठीक है, या आप लिख दें इसको जो है ना ये सोल्यूशन भी एक बेसिकली, तो आप इसको वो भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें ये बताएंगे जो शुगर है हमारे पास वो क्या है, सोल्यूट है, और जो H2O है वो सॉल्वेंट है। तो दोनों एग्जांपल हो गई, सोल्यूट की एग्जांपल भी हो गई और सॉल्वेंट की एग्जांपल भी हो गई। आगे हमने इसके जो सोल्यूशन बनते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, मैंने वो भी बता दिए हैं। अगर सोल्यूट एक हो और हमारे पास ये देखें एक ही सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है तो उसको बाइनरी सोल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि शुगर को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, अगर सोल्यूट 2 हो जाएं और सॉल्वेंट एक ही हो तो जो हमारे पास बनता है सोल्यूशन उसको कहते हैं टर्नरी सोल्यूशन, यानी कि 3 चीज़ें। गौर से देखें ना, ये 2 हैं, एक सोल्यूशन और एक सोल्यूट, 2 बाइनरी, अगर 3 हो जाएं टर्नरी, 4 हो जाएं क्वाटनरी। तो ये हमारे पास बेसिकली ये इनके जो है ना नाम है पढ़ने के, और मैंने साथ एग्जांपल भी दी हैं। जैसे कि अगर 2 चीज़ें हैं तो सिर्फ शुगर को पानी में डिसॉल्व करवाया है, अगर शुगर के साथ सॉल्ट भी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, टर्नरी। और अगर शुगर भी है, सॉल्ट भी है, लेमन जूस भी है, 3 चीज़ें पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई, टोटल 4 चीज़ें बन गई, क्वाटनरी। इसी तरह से जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक में पढ़ा था उसमें शुगर थी, सॉल्ट था और साथ में CO2 गैस थी, तो जब उनको डिसॉल्व कर देंगे पानी के अंदर तो भी क्या बनेगा, वो क्वाटनरी सोल्यूशन बन जाएगा। तो इनके नाम वैसे पूछे कम ही जाते हैं पर आपके माइंड में होने चाहिए। आगे हमारे पास बच्चों आता है एक कॉन्सेप्ट, वो क्या है, वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। पहले हम इनकी मोटी मोटी 2-4 बातें देख लेते हैं, उसके बाद मैंने इनको प्रॉपरली एक डायग्राम बना के भी समझाया है, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड में कर दूंगा। बस अभी मैं इसकी जल्दी से रीडिंग करके आपको एक दफ़ा इनका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आगे हम डायग्राम से समझेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो कहते हैं व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट सोल्यूट डिसॉल्व वेरी इजीली इफ द एडिशन। वो कहते हैं कि भाई देखिए बात ये है कि अगर हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, आपने थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच इसके अंदर क्या डाला, शुगर ऐड कर दिया आपने या सॉल्ट ऐड कर दिया, वो हो जाएगा इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आपने और कर दिया, फिर आपने और कर दिया, फिर आपने और कर दिया, तो ऐसा होगा ना कि लिमिट आएगी जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा या मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाएगा। जब शुगर जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगी जितनी हो सकती है उस पानी के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ये जो सोल्यूशन बन गया है ना, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। ये हमारे पास बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको या कह लें आपको कि आप प्यास लगी है,
आपको पानी पीना है, आपको जो है पानी पीना है 3 गिलास, गर्मियों के दिन है और आपको लेट कर लेते हैं कि गर्मियों के दिन है और आपको 3 गिलास पानी की प्यास लगी हुई है। अब आपने पहले अगर तो 1 गिलास पानी पिया तो आपकी प्यास कंप्लीटली जो है वो नहीं बुझेगी, तो आप इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के माइंड में देखा जाए। यानी कि अभी आप कुछ और पानी पी सकते हैं, इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसके अंदर अभी और सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि आपने 2 गिलास पानी पी लिए तो भी आपके पास अभी गुंजाइश है और पानी पीने की, तो अभी भी अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर आपकी गुंजाइश थी 3 गिलास पीने की, आपकी जो प्यास थी वो 3 गिलास की थी और आपने 3 गिलास पानी पी लिया, तो अब आप और पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि आपका जो है ना पेट वो भर गया है। आप अब और पानी पीने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, वरना तो काम खतरनाक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपको जितना पानी पीना था या जितना पानी आप पी सकते थे, आपने उतना पानी पी लिया है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी या वाटर आप पी चुके हैं। तो अब आप अगर इसको हम सोल्यूशन के माइंड में देखेंगे, तो अगर सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो गई है, जिसके बाद और डिसॉल्व नहीं हो सकती है, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। वो कौन सा सोल्यूशन है? सैचुरेटेड। और अगर कम है उससे अमाउंट से कम है, यानी कि अगर 3 गिलास पीने थे, आपने 1 पिया, 1.5 पिया, 2 पिए, 2.5 पिए, तो फिर आपके पास जो और पानी पीने की गुंजाइश बचती है, इस वजह से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हम उसको बोल सकते हैं। यानी कि आपके अंदर और, या आप छोड़ें, आप अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में देखेंगे तो आप और जो है सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करवा सकते हैं। ये बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। मैं एक दफ़ा इसको रीड करता हूँ क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होता है, वो देखते हैं, फिर आगे सुपर सैचुरेटेड की बात करेंगे। कहते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट मिलके डिसॉल्व होते हैं तो सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन दोबारा से क्रिस्टलाइज होता है और वो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है सोल्यूट दोबारा से क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सोल्युबिलिटी जो है ना, बेसिकली ये जो डिसॉल्व हो रहे हैं, जो इसके अंदर सोल्युबिलिटी है एक, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसकी मैंने आगे डिटेल में थोड़ी बात की है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सोल्युबिलिटी होती है जो किसी भी एक सोल्यूट का दूसरे जो सॉल्वेंट है, दूसरे वाला कंपोनेंट उसका सोल्यूशन का, उसके अंदर जो डिसॉल्व होना है उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है उसको चेंज ना करो, ठीक है, जो भी टेम्परेचर बस वही रहने दो। अब उसके लिए होता क्या है सोल्युबिलिटी पर इफेक्ट टेम्परेचर का, अभी तक जो आपको पता था, आपको शायद और नई बातें पता चलें इसकी, जब हम टॉपिक पे आएंगे तब बताऊंगा मैं। पर अभी के लिए आप ये याद रखें कि अगर गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गई है, यानी कि जो 3 गिलास वाली एग्जांपल थी, अगर आपने 3 गिलास पी लिए हैं, मैक्सिमम अमाउंट पूरी हो गई है, तो ये सैचुरेटेड कंडीशन है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ऑन द पार्टिकल लेवल, जब हम जूम करके देखें, छोटे लेवल पर जाएं, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute। अब आपके पास solute है और आपने और डाल दिया, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हुई मतलब हो चुकी थी, तो आपने 1 चम्मच और इसके अंदर जो है ना वो solute ऐड कर दिया। तो अब होगा क्या इससे, ये वाला हो सकता है डिसॉल्व हो जाए इसके अंदर, पर इधर से 1 चम्मच जो solute डिसॉल्व था वो दोबारा से अनडिसॉल्व हो जाए, उसके क्रिस्टल्स बन जाए, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये प्रोसेस जब चलता है, यानी कि होता क्या है, होता ये है कि जो इधर से सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व होता है, इधर से यूँ जाता है, वो डिसॉल्व होता है। लेट कर लेते हैं हम कि उसके मैं वैसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1000 जो है ना वो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए थे, तो इधर से 1000 पार्टिकल्स अनडिसॉल्व भी हो जाएंगे। ये आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इनके दरमियान जब इधर से जो रिएक्शन हो रहा है और जो वापस हो रहा है, वह जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। और यही बात वो आगे करता भी है। देखें यहाँ पे वो बताएगा, यही देखें, अब यहाँ पे कहता है एट दिस स्टेज, जब क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होना शुरू हो गए हैं और वो इक्वल हो गए हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। बच्चों यहाँ डायनामिक का वर्ड आया, मैंने बताया था ना टर्मिनोलॉजीज पर गौर करना है, तो वो आपने पढ़ते हुए ज़्यादा करना है। मुझे जो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, क्योंकि मुझे आते हैं तो मोस्टली, मतलब ऐसा नहीं कि 100%, पर कुछ मुझे आते हैं, तो इसलिए हो सकता है मैं उसको इग्नोर कर दूं कि ये तो बच्चों को पता होगा। पर अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उसको सीखें। तो आपको सारी टर्म्स का जो है वो मीनिंग पता होना चाहिए।
है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स के पीछे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं। ये सब जो डायनामिक है ना, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। आज तक आपने एक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा मोस्टली, लेकिन आपने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया होगा, वरना पढ़े तो फिजिक्स में दोनों पढ़े थे। ये देखिए, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरे वाले का जो नाम है ना वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में तो आप इसको पढ़ने ही वाले हैं, केमिस्ट्री में आएगा बेसिकली ये, पर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डायनामिक, आपने एक चैप्टर डायनामिक्स पढ़ा था ना, उसमें सारी बातें किस चीज़ की हो रही थी? मोशन की हो रही थी, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो स्टैटिक है, इसको हम कहते हैं रेस्ट वाली कंडीशन। अब जो चीज़ स्टैटिक हालत में मतलब वो रेस्ट में है, तो दो तरह से कोई चीज़ें हो सकती हैं। एक ऐसा इक्विलिब्रियम हो सकता है जिसमें रिएक्शन हो रहे होते हैं लेकिन उनका रेट बराबर हो जाता है, या जैसे इस वाली कंडीशन में था, इधर से जो रिएक्शन हो रहे थे वो और जो इधर से रिएक्शन हो रहे थे वो इक्वल स्पीड से हो रहे हैं। हमें देखने में लगेगा कि रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, पर रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी कि रिएक्शन हो रहे हैं और उनका रेट इक्वल हो गया है, तो हम बोलेंगे ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट अगर कोई चीज़ है वो रेस्ट की हालत में है और उस पर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं, जैसे ये एक चीज़ है, ये रेस्ट में, कोई बिल्डिंग है, ये रेस्ट में है, इधर से कोई चीज़ फोर्स उस पर लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, और ये सारी फोर्सेस इक्वल हैं, तो ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो इस तरह से एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। जो यहाँ पे हमारे पास अब एस्टेब्लिश हुआ था इक्विलिब्रियम, वो कौन सा था? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम था। वजह मैंने आपको बता दी है। अब हम जब आगे मूव करेंगे, वो कहते हैं कि ये जो सल्यूट था, वापस आने वाला जो सल्यूट दोबारा बन रहे हैं उसको क्रिस्टलाइज करना कहते हैं, और जो इधर डिजोल्व होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है? सोल्यूशन। ये इसने ऑपोजिट जो लिखा हुआ है, इसको आपने पीछे वाली रिएक्शन से समझ लिया है कि जो अब वैसे यहाँ वो बता रहा है कि जितने सल्यूट डिसॉल्व होंगे उतने ही सोल्यूट दोबारा से क्रिस्टल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। मैंने एग्जांपल दी थी 1000 वाली, अगर 1000 पार्टिकल के अगर 1000 क्रिस्टल बने हैं तो 1000 डिसॉल्व भी हो गए हैं, तो दोनों की अमाउंट इक्वल है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि उसमें क्या होगा। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। यहाँ नीचे अनसैचुरेटेड मैंने बता दिया है, आप उसको रीड कर लीजिएगा। अब जो सुपर सैचुरेटेड है ना, वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, हमने H2O है, और इसके अंदर हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं किस चीज़ को? शुगर को। अब हमारे पास शुगर डिसॉल्व करने की एक लिमिट होगी जो हम इसमें कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि इसके अंदर हम, ये एक बड़ा बीकर है और इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं कि 2 kg शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। ये आपने एग्जाम्पल को माइंड में रखना है, ओके। जब हमने इसको इतनी शुगर, इससे कम अगर हमने इसमें डिसॉल्व की 1 kg, तो यह है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हमने डिसॉल्व की 1.5 kg तो भी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर हमने डिसॉल्व की 1.9 kg तो भी ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। बट जैसे ही हमने 2 kg डिसॉल्व की तो ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, इससे ज़्यादा इसमें डिसॉल्व हो भी नहीं सकती, तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, वो इससे भी आगे कहानी है। अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को फर्दर हीट करें तो उसकी सोल्युबिलिटी मजीद इंक्रीज हो सकती है, उसकी जो सोल्यूट को डिसॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको यहाँ से जो है हीट प्रोवाइड करें, ऐसे इसको गर्म करें, हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो होगा ये कि ये अगर शुगर के 2 kg थे ना, हो सकता है ये अब 2.2 kg डिसॉल्व कर जाए, या 2.5 या 3 kg डिसॉल्व कर ले अपने अंदर। डिपेंड करता है वो तो कितनी अमाउंट में है और कितने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। लेकिन ये बात कंफर्म है, जो उसकी पहले वाली कैपेसिटी थी उससे अब इसकी कैपेसिटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी। और जब इसके अंदर इसको हम डिसॉल्व कर देंगे, अब हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से ज़्यादा डिसॉल्व हो चुकी हो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये जो है डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है। लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे आप इस टेम्परेचर को हटाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, दोबारा से जितना एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुआ था ना, मैं लेट करके चल रहा हूँ, तो इसके अंदर 2.5 kg डिसॉल्व हो गया था सुपर सैचुरेटेड वाली कंडीशन के अंदर। पर जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करेंगे, दोबारा से इसके अंदर 2 kg हो जाएगा डिसॉल्व सोल्यूट, और 1 kg जो है, सॉरी हाफ kg जो है, ये जो एक्स्ट्रा वाला था, ये वाला जो हाफ kg था, ये दोबारा से अनडिसॉल्व हो जाएगा, इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि स्टेबल नहीं होता है। और ये जो है हमारे पास
सुपर सैचुरेटेड का कंसेप्ट आ जाता है। अभी यहाँ पे एक और टर्म यूज़ की है और वो है हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है। इसको भी मैंने आगे डिटेल में एड्रेस किया हुआ है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। हम आगे चलते हैं इससे, यानी कि जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया है। इनकी मैंने आगे डायग्राम बनाई हुई है, मैं आपको डायग्राम से एक दफ़ा दोबारा इनको हल्का हल्का सा इनका आइडिया देता हूँ। गौर से सुनिएगा बच्चों। देखें, ये हमारे पास है एक डायग्राम, इससे देखते हैं, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन की टाइप पढ़ते हैं सारी की सारी। ये पहले ये देखते हैं। देखें, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लेट करके चलता हूँ। ये सारा जो था हमारे पास एक पानी था, ठीक है, और उसके अंदर हम एक चीज़ जो एक कह लेते हैं शुगर है वो डिज़ोल्व कर रहे हैं सब के अंदर। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी, जो पानी है ना वो इक्वल अमाउंट में है, यहाँ तक है सब के अंदर, ठीक है। पानी लेट कर लेते हैं हम कि पानी सब के अंदर 1 लीटर है, ये हम लेट कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सब का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, लेट कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस स्केल, ये इसका रूम टेम्परेचर है। इस पे हम अब जो इसको जो शुगर है उसको जो डिज़ोल्व कर रहे हैं उसकी जो अमाउंट है हम उसको भी लेट करके चलेंगे कि इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो सकती है ना शुगर की, 1 लीटर H2O के अंदर मैं लेट करके चल रहा हूँ कि 1 kg शुगर डिज़ोल्व हो सकती है। ये हमने 2 चीज़ें और इसके साथ लेट कर ली हैं। अब आप गौर से सुने, अगर मैं यहाँ पे इस जो सॉल्यूशन है इसके अंदर ये शुगर मैंने डाली, इधर भी मैंने शुगर डाली और इधर भी मैंने शुगर डाली, लेट कर लेते हैं। इनमें से सारे जो एक एक पीस है वो 100 ग्राम्स के हैं, और जो अगर 1 kg शुगर है तो 10 इस तरह के पीसेस इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब ये मैंने 4 पीसेस के अंदर डालें, मतलब 400 ग्राम्स इसके अंदर आ गए हैं। ये सोल्यूशन है अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसकी कैपेसिटी थी 1000 की, तो अभी तो और भी कम है इसके अंदर, तो ये कितने हो गए, ये इसके अंदर अभी तो 400 ग्राम्स हुए हैं, तो ये अनसैचुरेटेड है। अगर मैं एक और कर दूं, अभी 500 हो गए, एक और कर दूं 600 हो गए, एक और कर दूं 700, एक और कर दूं 800, यानी कि 400 ग्राम्स पहले डिजोल्व किए थे, 400 अब डिजोल्व किए हैं, पर अभी भी इसके अंदर और डिजोल्व हो सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बेसिकली बोला जाता है अनसैचुरेटेड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। अगर हम इस सोल्यूशन में पूरी की पूरी इस तरह से 1 kg शुगर डिजोल्व कर देते हैं, एक पीस कितने का मैंने बताया था, एक पीस मैंने बताया था कि अगर 100 ग्राम्स का है तो 10 ग्राम जो है 10 पीसेस हम इसके अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास वो पूरे हो जाएंगे। तो ये 10 पूरे हो गए हैं, तो इसके अंदर पूरा का पूरा 1000 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व हो चुका है। अब ये अगर हम इधर से ये अगर मैं कहता हूँ, अगर हम इधर से एक सोल्यूट, अब इसके मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे ना एक सोल्यूट और इसके अंदर लेट करके चल रहा हूँ कि मैंने 100 ग्राम और यहाँ पे ऐड किए, अब जब पहले ये अगर मैं इस कंडीशन में बता, अब ये हो गया है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड, ठीक है, क्योंकि इसने मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व कर ली हुई है अपने अंदर सोल्यूट की। लेकिन हम ट्राई करते हैं, हम कहते हैं कि यार अगर हम इसमें और जो है वो ऐड करा दें शुगर। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम, एक पीस 100 ग्राम इक्वल था ना, तो 100 ग्राम शुगर और ऐड करा दी, तो होगा ये इसके अंदर हो सकता है डिजोल्व हो जाए, पर यहाँ पे 100 ग्राम शुगर दोबारा से क्रिस्टल की फॉर्म में अनडिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आप इसमें जितनी मर्जी शुगर डालते जाएं, हो सकता है जो शुगर के पार्टिकल्स आप डाल रहे हैं, जो पीसेस आप डाल रहे हैं वो डिजोल्व हो जाएं, लेकिन उतनी ही अमाउंट की शुगर नीचे अनडिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी आप यहाँ पे शुगर और देते जाएंगे, यहाँ पे ये गोल समझ लेंगे डिजोल्व फॉर्म है, और ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म है इस तरह की, ये अनडिजोल्व क्रिस्टल्स हैं। तो नीचे क्या बनते जाएंगे, क्रिस्टल्स बनते जाएंगे। जितनी आप ज़्यादा उधर ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पे शुगर, नीचे क्रिस्टल्स बनते जाएंगे सैचुरेटेड की कंडीशन में। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने सैचुरेटेड कंडीशन बन गई थी सोल्यूशन की, तो उसके बाद जितनी आपने और सोल्यूट ऐड किया, जितना इसमें और डिजोल्व हुआ उतना ही अनडिजोल्व हो गया, उतनी ही दोबारा से क्रिस्टल बन गए। और इनकी अमाउंट इक्वल होती है, जितना आप ऊपर से इसमें सोल्यूट ऐड करते जाते हैं उतना ही नीचे से दोबारा से वो नीचे बैठ के क्रिस्टल्स बनता जाता है। तो जितना डिजोल्व हो रहा है उतना ही अनडिजोल्व हो रहा है, जितनी क्रिस्टलाइजेशन होती है उतना ही दोबारा से उसमें क्या होता है, जितना मतलब जितनी उसके अंदर डाइल्यूशन होती है, डाइल्यूशन नहीं डिजोल्व कहते हैं, हाँ, जितना उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व होता है उतना ही दोबारा से क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब रेट इक्वल होता है इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। बट अब हमने करना क्या है कि
जो पहले वाली फॉर्म है मैं उसको लाता हूँ, जो सैचुरेटेड कंडीशन की फॉर्म थी। मैं इन सारे को जो एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें डाली थी इनको मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दी हैं सारी चीज़ें। अब ये जो कंडीशन थी इसमें 10 थे हमारे पास, ये यानी कि 1000 ग्राम ऑफ शुगर ऐड हुई है इसके अंदर, हुई पड़ी है। तो अब हमारे इसकी और मज़ीद इसके अंदर और शुगर ऐड करने की एबिलिटी नहीं है। अगर इसके अंदर आप और शुगर डालेंगे, मैं बता चुका हूँ, वो नीचे बैठती जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मज़ीद शुगर ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा। मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे ना, पहले जो डिसॉल्व थे वो थे टोटल, मैं लेट करके सारा कुछ चल रहा था, तो हमने कहा था कि इसके अंदर जो डिसॉल्व हो सकते हैं वो पार्टिकल्स, वो 10 पार्टिकल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। ये 10 पार्टिकल्स यानी कि 1000 ग्राम ऑफ शुगर जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है, तो डिसॉल्व हो गई है। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसके अंदर और शुगर ऐड करानी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम जब इसको ऐड कराएंगे तो यहाँ क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, बल्कि ये ऐड हो जाएगी, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। हो सकता है ये भी डिसॉल्व हो जाए, हो सकता है ये भी डिसॉल्व हो जाए। तो ये इसकी जो अमाउंट थी डिसॉल्व करने की, उससे ज़्यादा इसने डिसॉल्व कर लिया। कितना? 300 ग्राम्स, और इसने एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर लिया है। तो अब ये जो कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से ज़्यादा इसने अपने अंदर जो है सोल्यूट डिसॉल्व कर लिया है, इसको हम बोलते हैं ये है सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। और इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ तब तक डिसॉल्व रहती हैं, एक्स्ट्रा सोल्यूट अमाउंट जो है उसकी एक्स्ट्रा वाली, वो ये यानी कि ये येलो कलर वाली इस वाली डायग्राम में, ये सिर्फ तब तक डिसॉल्व रहेगी जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहेगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो 300 ग्राम्स एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो नीचे बैठ जाएंगे यहाँ क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये जो सुपर सैचुरेटेड जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल नहीं होता है। आई होप कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया होगा। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन में से हर साल बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, अच्छे से समझिएगा। और इसका फिर मैंने लास्ट पे इसकी जो यानी कि इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैंने इसको सम अप करके एक छोटा सा टेबल भी बना दिया है ताकि आपको उससे आसानी से याद हो सके। तो अब हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं। तो कहते हैं इस कंसंट्रेशन, ये बेसिकली यूनिट्स हैं, पर कंसंट्रेशन क्या होती है वो देखते हैं। यूनिट्स आगे हमको 4-5 पढ़ने वाले हैं। वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है सोल्यूशन के अंदर। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना सोल्यूट सोल्यूशन में डिसॉल्व है, या इसको एक और तरीके से भी देखते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट की रेशो है कि कितना सोलवेंट है कितना सोल्यूट है, उनकी रेशो निकालो तो वो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है। और इस तरह से हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। अब कंसंट्रेशन को हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को किस चीज़ से मेजर करते हैं, उसके हिसाब से इसके यूनिट्स बनते हैं। हो सकता है मैंने जैसे पीछे एग्जांपल ली थी, मैंने शुगर को ग्राम्स में लिया था, मैं उसको तोलने की बजाय हम उसका वॉल्यूम भी तो ले सकते हैं ना, वॉल्यूम में भी लिया जा सकता है उसको, ठीक है। तो इस तरह, या फिर हम उसके मोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से उसके जोन सा यूनिट हम यूज़ करते हैं ना, उस हिसाब से उसके कंसंट्रेशन यूनिट्स बन जाते हैं। उनकी आगे हमने बात की है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसी से रिलेटेड है, वो है परसेंटेज का। वो देख लें, परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर द परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। कितने परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है एक सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं परसेंटेज, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें आप। और उसको जो है वो मैस में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है, ये दोनों बातें हो गई हैं। मोल्स में भी हो सकता है, लेकिन उसको इससे यहाँ पर थोड़ा सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो पहले हमने बात करनी है 4 जो वॉल्यूम और मैस के कम्बिनेशन बनते हैं उन यूनिट्स की। तो पहला परसेंटेज मैस बाय मैस हो सकता है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो पहले चीज़ आ रही है ना वो सोल्यूट है, जो बाद में आ रहा है वो सोलवेंट है, बस इतना याद रखना। इसका मतलब ये है कि हमने कोई सोल्यूट की अमाउंट ली, मैस यानी कि हमेशा एक और चीज़ याद रखें, इस चैप्टर में, इस बुक के अंदर जो मैस है उसका यूनिट ग्राम है और जो वॉल्यूम है उसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने याद रखना है। वैसे तो लीटर भी यूज़ कर सकते हैं हम, डेसीमीटर क्यूब भी या मिलीलीटर भी, इसको छोड़ें, बस जो बुक में यूज़ हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब ना हो। तो अब मैं बता रहा हूं, जहां पे मैस आएगा वहां पे हम ग्राम्स की बात करेंगे, जहां वॉल्यूम आएगा वहां हम सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे। तो सेल जो है यहाँ पे इस वाली परसेंटेज मैस बाय मैस में सोल्यूट की ग्राम्स के अंदर कोई अमाउंट होगी जो कि किस में डिसॉल्व होगी, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, क्योंकि अल्टीमेटली बनना 100 ग्राम्स का सोल्यूशन ही है। तो टोटल जिसका वो बनेगा, क्या बनेगा, 100 ग्राम्स बनेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, अगर सोल्यूट भी ग्राम्स के अंदर है और जो सोलवेंट है वो भी ग्राम्स के अंदर है, या सोल्यूशन बोल लो आप, वो भी ग्राम्स के अंदर है। इस तरह से जब इसके बाकी फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, मैं इसको आगे टेबल में एक दफ़ा और करवा दूंगा। यानी कि अगर अमाउंट जो सोल्यूट है वो भी ग्राम्स में है और जो सोलवेंट या जो सोल्यूशन है वो भी ग्राम्स में है, तो हमारे पास मैस बाय मैस परसेंटेज होती है। लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूट ग्राम में है, जो वो है सोल्यूशन जो बन रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में बन रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो वाली एग्जांपल है, या जो ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है, ये है मैस बाय वॉल्यूम का।
जिसको कहता है ग्राम्स में सोल्यूट हो, लेकिन जो डिजोल्व होंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब में। किस चीज़ में? वॉल्यूम में डिजोल्व होंगे, वो क्यूब में डिजोल्व होंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसकी एग्जांपल उसने देती है, यहाँ नीचे एग्जांपल दी है, जैसे 10 जो परसेंट जो है ना मैस बाय वॉल्यूम शुगर का सोल्यूशन हो, उसका मतलब ये है कि 10 ग्राम शुगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व की हुई है। साथ के साथ फॉर्मूले भी याद करते जाइएगा। दूसरी जो टेक्स्ट बुक है कुछ, उसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर ml भी लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे अगर परसेंटेज आ जाए हमारे पास मैस वॉल्यूम बाय मैस के, तो इस दफ़ा सोल्यूट सेंटीमीटर क्यूब में होगा और जो डिजोल्व होगा 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर, या कहो कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनेगा। तो ये ऐसे हमारे पास आ जाएगा। और इसकी एग्जांपल उसने दी है कि अगर 10 सेंटीमीटर अल्कोहल हो, ठीक है, क्यूब में नहीं होगा, क्यूब में होना चाहिए ना, वॉल्यूम क्यूब में होता है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमारे पास अल्कोहल है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? क्यूब के अंदर। अगर मैस की बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर, तो हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो बनेगा वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज। अगर हम जो चीज़ डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको भी हम रखते हैं, हमारे पास जो है वो उसका भी वॉल्यूम है और सेंटीमीटर क्यूब है, और जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ये भी क्यूब आ जाएगा, तो ये हम कहेंगे कि हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो भी देख लें, वो मोलैरिटी है, उसमें होता है वो तो डिफरेंट है। वो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है, अच्छा बाकी को सबके फॉर्मूला देख लीजिएगा आप, शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना होता है। यहाँ वो कहते हैं कि मोल्स डिजोल्व होंगे, किसके अंदर डिजोल्व होंगे? इसके डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। और याद रखें एक डेसीमीटर जो क्यूब होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो बहुत सी बुक इसको लीटर में यूज़ करेंगी वर्ड कि एक मोल का नंबर ऑफ मोल्स का 1 लीटर में डिजोल्व होना मोलैरिटी कहलाता है। तो मोलैरिटी के नाम से मोल शो हो रहा है, तो आपने इसको याद रखना कि 1 मोल को डिजोल्व करना है, किस में डिजोल्व करना है? 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में। और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मोलैरिटी है इज द यूनिट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यूनिट है ये। तो आपने इसको केमिस्ट्री के अंदर और अलाइड साइंसेज के अंदर तो इसको याद रख लेना है। इसका ये फॉर्मूला है। और इससे मज़ेदार बात यह है कि अगर आपको कोई भी मोलैरिटी बता दे किसी सोल्यूशन की और उसका वॉल्यूम बता दे, तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये मैंने आगे इसकी एग्जांपल भी करवाई है, तो आप इसको लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे, अभी 5-10 मिनट तक हम उस तक पहुंच जाएंगे। मैंने इस कॉन्सेप्ट को डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में और अच्छे से समझा दिया है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास एक और भी होता है यूनिट, वो है मोलैलिटी का। अब उसमें क्या होता है, अब उसके भी नाम से कहीं ना कहीं मोल शो हो रहा है, तो डिजोल्व तो मोल नहीं होना है, पर डिजोल्व किस में होना है? 1 kg में। अब आप कहेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है? वैसे आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि जो लीटर होता है वो और जो केजी होता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर होते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर और 1 केजी जब बराबर ही हैं, तो हम इसको मोलैलिटी, और उसको मोलैरिटी क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि ये वॉल्यूम वाला यूनिट है और ये वाला जो है ये मैस वाला यूनिट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, जिससे पहले हम 4 डिफरेंस और भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको मोलैरिटी कहते हैं। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने सबकी एग्जाम्पल के साथ ये टेबल बनाया था जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था। अब देखें, अगर बात हो रही है किस चीज़ की? मैस बाय मैस परसेंटेज की, तो उसमें एग्जांपल क्या जाएगी कि 10% मैस बाय मैस शुगर है सोल्यूशन में, शुगर सोल्यूशन है। तो उसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम शुगर है और वो 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजोल्व है, या वो डिजोल्व होकर 100 ग्राम सोल्यूशन बनाएगी। इसी तरह से अगर मैस बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दें 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो वो मैस बाय वॉल्यूम बन जाएगा। अगर वॉल्यूम बाय मैस हो तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब शुगर होनी चाहिए जो डिजोल्व होगी 100 ग्राम्स के अंदर, ठीक है बच्चों। ये बात भी होगी। अगर दोनों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाए तो शुगर भी सेंटीमीटर क्यूब में होगी और जो डिजोल्व होकर चीज़ बनेगी वो भी मेजर जो की जाएगी वो भी क्यूब में, 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगी वो सोल्यूशन, ओके। और अगर मोलैरिटी है तो इसमें अगर मैं कहता हूँ कि 10 मोलर NaOH एक्वस सोल्यूशन एग्जाम्पल है ये, तो उसका मतलब ये है कि 10 मोल हैं NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और वो डिजोल्व हो रहे हैं किसके अंदर? 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। इतनी सी बात है। और अगर इसी तरह से हम इसका मोलैलिटी कहेंगे तो 10 मोल्स हैं NaOH के, डिजोल्व किस में हो रहे हैं? 1 kg के अंदर। तो इसको आपने अच्छे से याद रखें, सबकी समरी मैंने बता दी है यहाँ पे इस वाले टेबल के अंदर। नेक्स्ट वो कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन को कैसे तैयार किया जाना है, उसको देखते हैं। मे भी वो यहाँ पे इससे अगले टॉपिक में भी और भी इसके बारे में बात करेगा। वो कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन को डिजोल्व, जो सोल्यूशन बनाने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। वो क्या है? आपने करना ये है कि जिस चीज़ का सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप NaOH का सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन, यानी कि उसको H2O में डिजोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लगा इनके अंदर इसका सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, इन दोनों को ऐड कराना चाह रहे हैं, तो आपने करना ये है NaOH, इसका आपने मोलर मैस ले लेना है,
अब मोलर मास कैसे निकालते हैं उसका बेसिकली जो मेथड है वो आपने चेक कर लेना है। इनके जितने भी इसमें ना बेसिकली 3 सिंबल यूज़ हुए हैं, एक Na, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक Na है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा हाइड्रोजन है। आपने इन सब के जो है ना वो निकाल लेने हैं जो इनके एटॉमिक मैसेज होंगे। जैसे कि इसका हम 23 लेके चलते हैं, जो ये होता है इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको ऐड किया तो कितना बनता है हमारे पास 6, 9, 8, 10 और हमारे पास 40 बन जाएगा। तो जो इसको हम फिर हम पहले इसको कहते हैं इन सब का जो है ना आप इसको कहते हैं कि ये है इसका NaOH का जो है, इसके साथ अगर हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, जितना इसके सब के एटॉमिक मास का सम आता है ना, ठीक है, अगर उसके साथ आप ग्राम्स लगा दें, जितना इनका सम आया अगर उसके साथ आप उतने ग्राम लगा दें तो वो उसका मोलर मास बन जाता है। इसका मतलब ये है अगर हमने NaOH का 1 मोल बनाना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए 40 ग्राम उठाएं आप और उनको पानी में डिसोल्व करें और टोटल कितना बन जाना चाहिए, वो 100 ग्राम बन जाना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं तो 100 ग्राम को छोड़ें, आप इसको ऐसे करें कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर डिसोल्व कराएं। 1 मोलर है ना, मोलैरिटी की अगर बात की गई सबसे ज़्यादा मोलैरिटी यूज़ होती है, तो मोलैरिटी का यूनिट किस चीज़ में होता है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर होता है। तो आपने 40 ग्राम NaOH उठाना है और वो किसके अंदर डाल देना है, आपने वो डाल देना है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ओके, अगर हम इसी तरह से बात करें शुगर का 1 मोलर सोल्यूशन, जो हमारे घर में चीनी है, अगर हम वैसे शुगर का फॉर्मूला डिफरेंट होता है पर मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, C6H6, ये तो हो गया, सॉरी ये C6H12O6, ठीक है। अब इसका आप कैलकुलेशन करें जितना आपके पास आंसर आएगा। जैसे अब ये कार्बन है और कार्बन का 12 होता है, 6 है तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। H के 12 है, एक ही होता है तो 12 12 ही रहा, 16 है और 7 6 है, तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो 96 आएगा। जब इन सब का हम सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इधर इसको 4 करेंगे तो 100 180। तो अगर आप शुगर के 180 जो ग्राम्स हैं उनको डिसोल्व कर देते हैं 1 लीटर पानी के अंदर, तो आपने 1 मोलर जो है ना शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। इसी तरह से अगर हम NaCl की बात करें, NaCl की, तो Na जो होता है वो तकरीबन 23 होता है और जो Cl होता है वो 35.5 के करीब होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 58.5 आएगा। तो अगर आप 58.5 ग्राम्स उठाएंगे घर में जो नमक पड़ा हुआ है उसका, और उसको आप डिसोल्व कर देंगे 1 लीटर पानी के अंदर, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा। किसका, सॉल्ट का सोल्यूशन होगा वो, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है किसी भी सोल्यूशन का 1 मोल किसी भी चीज़ का 1 मोलर सोल्यूशन बनाने का, कि उसके सारे एटम्स का एटॉमिक मास लेके उनको ऐड करो। ऐड करने के बाद उनके साथ जितने उनका नंबर आया, जो उनकी वैल्यू आई, उसके साथ ग्राम का वर्ड लगा, ग्राम लगाओ, इतने ग्राम उस चीज़ के तोल के यानी कि उसकी मेजरमेंट करके उतने ग्राम्स को आपने क्वांटिटी को उठाना है और 1 लीटर पानी यानी कि उसको डिसोल्व करना है पानी के अंदर, और उसका जो टोटल है वो 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा सोल्यूशन। तो उसको हम बोल देंगे कि ये 1 मोलर सोल्यूशन बन गया है। तो ये इसको तैयार करने के तरीके हैं बेसिकली। अब हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन आने वाली है, उसको देखते हैं कैसे करना है। देखो बच्चों, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का पहले सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को डीप में थोड़ा देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 100 मोलर सोल्यूशन था, कोई भी सोल्यूशन रख लो आप, वो 100 मोलर था, पानी का है, और चाहे आप उसके साथ शुगर रख लें, सॉल्ट रख लें, कुछ भी रख लें, तो लेकिन वो पहले डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो हमने इसमें से क्या किया, हमने इसमें से थोड़ा सा पानी लिया 1 ml और उसके अंदर डाल दिया, और बाकी सारा उसके अंदर 9 ml पानी ऊपर से डाल दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हो गई, डाइल्यूशन हो गई। इधर तो जो अमाउंट थी उसमें से हमने थोड़ी सी ली ऐसे, ठीक है, और इतनी सी अमाउंट ली थी उसमें से, तो इस अगर ये है तो मैं कहता हूँ इतनी सी अमाउंट, ठीक है, ये, और बाकी सारे इसके अंदर पानी, यानी कि एक ये था, बाकी 9 हिस्से पानी हमने एक्स्ट्रा डाला। तो कितनी ज़्यादा उसकी जो मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। मोलैरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर इधर 100 मोल्स थे, मैं वैसे ही लेट करके चल रहा हूँ ऐसे, तो इधर वो इस कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 10 मोल्स बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रह गए वो 10 मोल्स। अब हमने इनमें से उठाया इधर, तो इधर तो जब इनके टोटल 10 हिस्से किए ना, उसमें से एक हिस्सा उठा के इधर लेके गए, तो इधर तो 1 मोल जाएगा सिर्फ, ठीक है। और अब 1 मोल के अंदर बाकी 9 और पानी ऐड किए हमने, जो एक पार्ट हम इधर लाए थे उसमें से और ऐड किया हमने 9 टाइम ज़्यादा, 9 टाइम ज़्यादा पानी ऐड कर दिया। इसमें से फिर हमने एक हिस्सा 10 हिस्से करके एक हिस्सा उठाया, और उसको जब इधर लाएंगे तो वो तो बन जाएगा उनका 0.1 मोल या मोलर कह लो आप उसको सोल्यूशन, और उसके अंदर बाकी सारा पानी डाल दिया। अब इस तरह से ये वाला 0.01 मोलर बन जाएगा सोल्यूशन। तो इस तरह से देखें उसकी कितनी ज़्यादा मोलैरिटी कम होती जा रही है। ये मोलैरिटी है बेसिकली, ये कम होती जा रही है, उसकी जो यूनिट वो जो है नंबर ऑफ मोल्स कम होते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ी दूसरी एग्जाम्पल समझाता हूँ, जो देसी एग्जाम्पल होती है हमारी, जिसको हम वैसे समझ सकते हैं आम लैंग्वेज में, उससे मैं इसको समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखें मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये 1 kg जो था ना, ऐसे
1 kg ये हमारे पास पानी था, इसके अंदर हमने चीनी डाली है, और चीनी कितनी डाली है वो हम लेट करके चलते हैं कि हमने 1 kg चीनी डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ लेट करके चल रहा हूँ कि 1 kg के अंदर जो ये सारा वॉल्यूम बना हुआ है हमारा पानी का, वैसे तो kg मैथ्स का यूनिट है, पर मैं इसको कह रहा हूँ कि ये 10 गिलास है, ठीक है। मैं बेसिकली यूनिट में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ना आपको ना खुद होना चाह रहा हूँ, तो आप इसमें ऐसे लेट रख करके चलें। अभी हम सिर्फ डाइल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं कि ये 10 गिलास पानी के हैं, ठीक है। इनके अंदर चीनी डिजोल्व है, इक्वली यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है बना हुआ है, तो अच्छे से हमने चीनी को डिजोल्व कर दी है। कितनी डिजोल्व की है? हमने डिजोल्व की है बेसिकली 1 kg चीनी। अब वैसे इसको अगर हम मोलैरिटी को मेजर कर रहे हैं तो हमें टेक्निकली चाहिए ये कि ये 1 लीटर पानी हो, ठीक है, वरना तो ऐसे अब ठीक है, वरना मोलैरिटी आ जाएगी ना केजी में। तो अब हमारे पास और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए फिर तो, लेकिन मैं चूंकि एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं तो उसके लिए तो मैं कुछ भी लेट करके चलूं, तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अब गौर से सुनिएगा बच्चों, होना ये है कि इस 10 गिलास में से पहले हमने हल्का सा 1 चम्मच जो है ना इधर वो जो है ना सोल्यूशन निकाल के टेस्ट किया, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा था, वो पिया नहीं जा रहा था। तो ये इतना आपने याद रखना, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। सल्यूट क्या है? चीनी, शुगर। अब हमने इन 10 गिलास में से 1 गिलास उठा के इधर लाए हैं, ठीक है। 1 गिलास हम इधर ले आए, पानी जो इधर था ना हमारे पास, ये जो 10 गिलास थे ना यहाँ पे, जिनके अंदर जो चीनी थी उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, जो पिया नहीं जा रहा था। अब हम इधर लाए हैं, इधर ला के हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि उसके अंदर बाकी 9 गिलास पानी के और ऐड कर दिए हैं। जो 9 थे ना गिलास H2O ऐड कर दिया हमने। और अब इसको देखेंगे आप तो हो सकता है कि अब इसकी जो मिठास है पहले से तो बहुत कम होगी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम होगी, 10 टाइम कम हो जाएगी, पर कैलकुलेशन को साइड पर रखें, बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझें कि कम होगी ना मिठास। अब मीठा इसमें कम क्यों हुआ है? क्योंकि जो इन पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर चीनी की अमाउंट कम हो गई है, क्योंकि जो इधर चीनी की अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, इधर कितनी हो गई? कम हो गई है। तो चीनी कम हुई मतलब सोल्यूट कम हो गया है। अब हो सकता है आप इसको पी सकें, इतना मीठा हो गया ये, पर इसमें से अब 1 गिलास लीजिए, कम मीठा, इससे तो बहुत कम था ना ये। अब इसमें से 1 गिलास पानी उठाएं और इधर लेके जाएं। अब 1 गिलास पानी हमने इधर से लिया, इधर ले आए उसको। अब इधर 1 गिलास हमारे पास पुराने वाले सेकंड वाले बीकर में से आ गया। अब इसके अंदर आप 9 गिलास और ऐड कर दो H2O के, ये तो बहुत कम चीनी इसमें रह जाएगी, ये तो बहुत फीका हो जाएगा, है ना। तो अब इसकी जो सोल्यूट की ये ज़्यादा क्यों फीका हो गया है? क्यों इसमें? क्योंकि इसमें चीनी की अमाउंट और कम हो गई है, इसके अंदर जो डिजोल्व शुगर है वो और कम हो गया, जो सल्यूट है वो और कम हो गया है। इस तरह से और आगे जाएंगे और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है डाइल्यूशन में होता ये है, जो डिजोल्व सल्यूट होता है उसकी अमाउंट कम होती जाती है, कम होती जाती है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का, और हम उसको कम करते हैं सोलवेंट को ऐड करते जाते हैं। सोल्यूट की अमाउंट को सेम रखते हैं, 1 kg चीनी यहाँ डिजोल्व की थी, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई नहीं डिजोल्व की किसी भी बीकर में, हमने सेम वही रही, और बाकी हमने क्या किया, जो सोलवेंट था उसको इंक्रीज करते गए। तो इस वजह से उसकी होगी डाइल्यूशन, मीन्स के उसमें जो डिजोल्व अमाउंट थी सोल्यूट की वो कम 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 होती गई आगे, इस वजह से उसकी मोलैरिटी भी डिक्रीज होती गई। बच्चों अब हम डाइल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस प्रॉपर एक डायग्राम के साथ और कैलकुलेशंस के साथ, और इसी के साथ हम ये भी देख लेंगे कि M1V1 और M2V2 इक्वेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो लेट करते हैं हम कि ये 6 मोलर सोल्यूशन था कोई भी, ठीक है। हम कहते हैं कि ये एक शुगर का सोल्यूशन था 6 मोलर, 1 लीटर में 6 मोल जो हैं शुगर के डिजोल्व थे, ठीक है बच्चों। अब हमने करना क्या है, इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करते हैं हम, कि इसके अंदर हम ज़्यादा सोलवेंट और डाल देंगे, पर सोल्यूट के पार्टिकल सेम, सोल्यूट की अमाउंट सेम रहेगी। अगर 6 मोल्स इधर हैं, इधर भी 6 मोल्स ही रहेंगे, और मैंने ऐसा ही किया है, देखिए यहाँ पे 6 मोल्स ही हैं, तो मैंने जो है वो मोल्स को नहीं छेड़ा है, बस मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 1 लीटर पानी था, मैंने आधा लीटर पानी और डाल दिया है। तो अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेशंस करनी है। तो पहले ये जाहिर सी बात है कि इसमें जब हम सोलवेंट और ऐड करेंगे तो सब में सोल्यूट की अमाउंट कम हो जाएगी, सोल्यूट की अमाउंट ओवरऑल फिक्स रहेगी, पर जब हम बात करेंगे सोल्यूट की रेशो किसके साथ, सोलवेंट के साथ, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि हम इसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी।
तो अब वो देखते हैं कैसे कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हमने इसको लेट करके हम चले कि ये इसकी जो मोलैरिटी है वो m1 है और जो इसका वॉल्यूम है वो v1 है। इधर जो हमारे पास मोलैरिटी निकलेगी वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, पर हमें ये पता है कि हमने पानी कितना और ऐड किया था। तो हमने 0.5 लीटर यानी कि आधा लीटर और पानी ऐड किया था। तो हमारे पास अब इसमें टोटल लीटर कितने हो गए 1.5, लेकिन इसके जो है मोलैरिटी कितनी होगी सोल्यूशन की, मोल तो सेम रहेंगे ना, 6 मैंने बता दिया था, पर मोलैरिटी कितनी हो गई वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। हमने क्या किया m1 v1 इज इक्वल टू रहता है m2 v2 के। तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वैल्यूज पुट करेंगे हम। ये 6 था हमारे पास, ये देखें ये मोलैरिटी पहले सोल्यूशन की 6 थी, 1 लीटर था वो, m2 हमने फाइंड करनी है, हमने लीटर उसके 1.5 कर दिए थे। 1.5 उधर 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। इसका मतलब है जो ये वाला सोल्यूशन हमारे पास नया बना है, जो हमने 0.5 लीटर एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसके साथ जो अब हमारे पास ये सोल्यूशन आया है इसकी मोलैरिटी 4 हो गई है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऐसे हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का। ये हमारे पास 4 मोलर सोल्यूशन बन गया है 6 मोलर से, तो इसमें मोलैरिटी कम हो गई है, इसमें डिसॉल्व सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम हो गई है। पर हम एक चीज़ याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट है ना मोल्स में वो बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों केसेस में बराबर हैं। चूंकि हमने सोलवेंट ज़्यादा ऐड कर दिया है तो जो सोल्यूट की रेशो निकलेगी सोलवेंट के साथ वो कम हो जाएगी। अब आपने 2-3 कैलकुलेशन और करनी है, मैंने वैसे ये कैलकुलेशंस अपने हिसाब से दी हैं, ये कोई प्रॉपर ऐसी नहीं है कि कोई एग्जाम्पल है, पर मैं आपसे जो है क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, आप देख लें, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, आसानी से आपको m1 v1 और m2 v2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना आ जाएगा। मैंने अब क्या है कि यहाँ 10 लीटर पानी था, वो 3 मोलर कोई सोल्यूशन था हमारे पास, यानी कि उसमें 3 मोल डिजोल्व थे, ऐसा रख लें आप, बल्कि 3 मोल डिजोल्व नहीं थे। आप इसमें ऐसा करें तो फिर यहाँ पे 3 मोल करने पड़ेंगे ना, ये मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है तो इधर 6 ही लिखा हुआ है, इधर 3 मोल हो गए। ओके, अब हमने इसमें जो पानी ऐड किया है वो 7 लीटर और ऐड किया है। तो अब हमने इसकी जो है मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो आपने फॉर्मूले से मोलैरिटी फाइंड कर लेनी है और फिर मुझे बताना कितनी आई। नेक्स्ट हमारे पास जो इस वाले केस में है, इस वाले केस में भी हमारे पास 3 मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पे है, ये ऐसे है। और अब हमने करना क्या है, हमने इसको कैलकुलेट करके 30 निकाल लिया है। अब हमने इसमें इस दफ़ा कितना पानी ऐड करना है ये आप लोगों ने बताना है कि उसकी मोलैरिटी 1.5 हो जाए। तो दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं हम कि हमारे पास पहले वॉल्यूम हो और फिर मोलैरिटी हो, यानी कि अगर हमारे पास m1 हो और v1 हो और m2 या v2 में से कोई एक चीज़ हो तो हम मोलैरिटी देंगे तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम पता होगा तो हम मोलैरिटी निकाल लेंगे। और नीचे एग्जाम्पल इस तरह से की भी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा वो आएगा सोलुबिलिटी का। बच्चों अब बात करते हैं सोलुबिलिटी की। तो सोलुबिलिटी का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, यानी कि जो हमारे पास वो सोल्यूट है वो मैस है यानी कि ग्राम्स में है, और जो चीज़ हमारे पास सोल्यूशन बन रही है जो सॉल्वेंट है वो भी मैस यानी कि ग्राम्स के अंदर है। तो ये मैस बाई मैस परसेंटेज है। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि इससे बनेगा क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक ख़ास टेम्परेचर पर। और उसके अलावा हमारे पास जो है ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, इसकी जब सोल्युबिलिटी निकालते हैं सोल्यूट की तो वो हमें कंसंट्रेशन बताती है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं और उसके सारे यूनिट्स भी पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक यूनिट ये भी है मैस बाई मैस परसेंटेज का। आगे अगर हम इसकी बात करें तो इसके 3 पॉइंट्स हैं सोल्युबिलिटी से रेलिवेंट। अब उन 3 पॉइंट्स की हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। पहले नंबर पे जो पहला पॉइंट है वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जिनकी नेचर सेम होंगी ना उस तरह के सॉल्वेंट उसी तरह के सोल्यूट उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो आयनिक होते हैं उनमें बेसिकली आयंस बन जाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो पाते हैं उसके पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पार्ट्स के साथ, जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसके। ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि जो पोलर सॉल्वेंट है ना वो डिसॉल्व होंगे पोलर के अंदर, और जो नॉन पोलर हैं वो डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर के अंदर, इसी को हम कहते हैं। और जो ये नॉन पोलर है ये इस पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, और ये जो पोलर है इस नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। यही 3 पॉइंट नीचे बात बताई हुई है उसने, और इसी को हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे यानी कि सोल्यूट उसी टाइप के उसी किस्म के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पोलर कंपाउंड हैं या पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, और जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं या आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं आयनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो सारे डिजोल्व हो जाएंगे पानी के अंदर, जैसे KCl Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट वगैरह एग्जांपल दिए हैं, तो इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट वाले कहते हैं कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो ईथर है, बेंजीन है, ये पेट्रोल वगैरह ये पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, पर ये किस में डिजोल्व हो सकते हैं, ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन और ईथर आपस में डिजोल्व हो सकते हैं, या पेट्रोल जो है वो ईथर में डिजोल्व हो सकता है। इस तरह ये आपस में डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि सब कौन सी नेचर के, नॉन पोलर के हैं। तो पोलर पोलर के साथ डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के साथ। थर्ड पॉइंट में ये बताएगा कि जो पोलर है वो नॉन पोलर के साथ डिजोल्व नहीं होगा। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर कोवलेंट, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ग्रीस में। हाँ, ये बात तो हो गई, सॉरी, ये बात जो मैंने बताई है वो दूसरा पॉइंट है। वो दूसरा पॉइंट ये है कि नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा, डिजोल्व हो जाएगा, जैसे ग्रीस में नेफ्थलीन वगैरह ये सोल्यूबल है किसके अंदर, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के अंदर डिजोल्व है। लेकिन जो पोलर होगा सोल्वेंट, उसके अंदर कभी भी नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। जैसे कभी भी जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो H2O यानी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, ये आपको पता है। जब भी आप तेल और पानी मिक्स करेंगे आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी नेचर नॉन पोलर है और पानी पोलर है, इस वजह से कभी भी नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होता है। इसी तरह से कोई ग्रीस भी डिजोल्व नहीं होगी, बेंजीन भी डिजोल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनकी नेचर में डिफरेंस है। और ये जब हम एक ऑयल को डिजोल्व करते हैं H2O के अंदर, अगर वो उसमें डिजोल्व नहीं होता है तो उसका मतलब है कि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है सोल्युबिलिटी के, जो है लाइक डिजोल्व लाइक, वो दोनों अनलाइक हैं तो डिजोल्व नहीं होंगे। आगे बच्चों दो चीज़ों पे और डिपेंड, ये तो हो गया मेन प्रिंसिपल कि कौन किस में डिजोल्व होगा। इसके अलावा कितनी अमाउंट डिजोल्व होगी, डिजोल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके 3-4 फैक्टर और भी हैं, बुक 2 लिखती है, और इसके अलावा मैंने एक और भी ऐड कर दिया है। वो कहते हैं सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व ना हो रहा हो, पर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएं वो डिजोल्व हो जाए, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। या कोई भी सोल्यूट लिया हमने और वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो रहा, पर हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड कराई जिससे उस जो सोल्यूट है ना, उसकी जो आपस में बॉन्डिंग थी, उसके या जो आइंस थे वो टूट गए, तो फिर वो पानी में या किसी और सॉल्वेंट में, जो भी सॉल्वेंट उसमें डिजोल्व इजीली हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम किसी और मेथड से जो चीज़ डिजोल्व नहीं हो रही है वो डिजोल्व हो सकती है। तो यानी कि सोल्युबिलिटी कुछ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। तो उससे पहले हम फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, छोटा सा है ये, प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, लेकिन प्रेशर आपकी बुक में नहीं है, बड़ी क्लासेस में आएगा। आप इतना याद रखें, जब हमारे पास जो है ना ये सोल्यूट गैस में हो, हमेशा के लिए याद रखें, और सोल्वेंट जो है वो लिक्विड में हो, तब ये प्रेशर वाला काम आता है। और वो क्या होता है कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर इस बीकर के अंदर यहाँ पे ये एक सोल्वेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये सोल्वेंट है, ऊपर से कोई गैस आ रही है जो इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं CO2 पड़ी हुई है, इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही है, तो हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो CO2 इसमें कम से कम थोड़ी बहुत डिजोल्व हो जाएगी। तो ऊपर से, सॉरी टेम्परेचर नहीं, प्रेशर, ऊपर से जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसमें डिजोल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाने से जो गैस होती है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि उस पर प्रेशर लगता है, वो कंप्रेस हो जाती है और वो ज़्यादा फोर्स लगाती है, या ज़्यादा मतलब अंदर चली जाती है उस लिक्विड के अंदर, वो डिजोल्व हो जाती है आसान लफ्ज़ों में। इसकी एग्जांपल हमारी जो रियल लाइफ में वो कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपने अभी पढ़ी थी, एक तो शुगर होती है, एक सॉल्ट होता है। ये तो H2O के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाएंगे, पर इसमें एक और चीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी के अंदर डिजोल्व इतनी आसानी से नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, जो कि सॉल्वेंट है पानी यहाँ पे। और अब जैसे ही हम बोतल खोलते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, आवाज़ आती है उस प्रॉपर की, वो प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर बाहर कम होता है, अचानक से प्रेशर के साथ वो बाहर आती है, और वो जो गैस बाहर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इस वजह से वो जब बाहर आ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, और उस जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर इस चीज़ की जो डिजोल्व अमाउंट है वो कम हो जाती है। और ये जब ज़्यादा कब होती है, जब बोतल बंद होती है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसके अंदर डिजोल्व हुई होती है। इसी तरह से हमारे जो रिस्पायरेशन में जो खून है उसके साथ जो ऑक्सीजन शामिल होती है वो भी इसी तरह से शामिल होती है, वो भी ये वाला जो है ना प्रेशर वाला रूल को फॉलो करती है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा डिजोल्व हो सकती है। सही है बच्चों। अब हमारे पास इस सारी चीज़ को, ये जितनी मैंने समझाई, इसको कहते हैं हेनरीज लॉ कहते हैं इसको, और ये आप अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने ही इस क्लास के टॉपिक के ऊपर, और वो ये है कि सोल्युबिलिटी सोल्यूट और सोल्वेंट की इंटरेक्शन पे कैसे डिपेंड करती है। कहते हैं सोल्यूट सोल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड दो सोल्वेंट। अगर सोल्यूट और सोल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो वो डिजोल्व भी नहीं होंगे। तो उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए, सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं कहता हूं NaCl का एक मॉलिक्यूल है,
मॉलिक्यूल नहीं, ये एक समझिए कि NaCl एक कंपाउंड, एक कह लें क्रिस्टल है, उसको H2O के अंदर, वैसे कंपाउंड है ये, उसके अलावा H2O के अंदर इसको डिजोल्व करना चाह रहे हैं। अगर NaCl से अलग ना हो तो ये कभी डिजोल्व नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि Na अलग से टूटे और Cl अलग से टूट के आयंस की शक्ल में बन जाए, पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, सोलवेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल। अगर ये बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये इनको अपने दरमियान घुसने की जगह ही नहीं देंगे, तब भी बात नहीं बनेगी। तो इनको थोड़ी थोड़ी सी क्या बनानी पड़ेगी, स्पेस बनानी पड़ेगी अपने अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। किस चीज़ के लिए, नए वाले जो हमारे पास वो आ रहे हैं सोल्यूट, उसको डिजोल्व करने के लिए। तो स्पेस अपने अंदर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो चीज़ आके एडजस्ट हो सके। फिर होना क्या है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है ऐसे, और इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, सही है, और ये मूव कर सकते हैं ना, पानी है। अब होना क्या है, सोल्यूट और सोलेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करें और वो एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाए। जैसे कैसे अट्रैक्ट होगा मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव है ना, ये अट्रैक्ट होगा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ भी अट्रैक्ट हो जाएगा, इसको सारे H पॉजिटिव घेर लेंगे, इसको नीचे बताई हुई इस डायग्राम में दिखाता हूँ अभी आपको। और इधर आ जाएगा जो यहाँ पे Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है पार्शियली, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी हो गया कि सोल्यूट और सोलवेंट के दरमियान अट्रैक्शन भी होगी और फिर वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और उनका जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास कंपलसरी, अगर इनमें से कोई एक काम भी नहीं होगा तो वो सोल्युबिलिटी या जो है वो डिजोल्व नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास सोल्यूट अलग अलग ना हो तो भी डिजोल्व नहीं होगा। अगर सोलवेंट सोल्यूट को अपने अंदर घुसने की जगह ना दें, अपने अंदर डिजोल्व होने की जगह ना दें, तो भी नहीं बात बनेगी। और अगर सोल्यूट और सोलवेंट में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन ना हो तो भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो भी डिजोल्व नहीं होगा। ये 3 पॉइंट हो गए मोटे मोटे। उसके बाद नीचे कहते हैं सोल्यूट जो है वो फॉर्मेशन डिपेंड करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द। अब गौर से सुने, देखें होना क्या है जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये एक चीज़ थी हमारे पास, NaCl लेट करके चलते हैं हम कि NaCl था, इसके पार्टिकल हैं ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना होता है ये। अब होना क्या है कि सबसे पहले तो ये अलग अलग हों, पहला कॉन्सेप्ट। इनके दरमियान अलग अलग होने के लिए मतलब इनके जो दरमियान में फोर्सेज हैं वो ब्रेक हो जाएं, ये जो इनकी अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेज जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएं। अब वो इसके अलावा क्या होना है, उनको ब्रेक होने के बाद ये सेपरेट हो जाएं। देखें पॉजिटिव वाला इधर चला गया, ये Na बेसिकली, ये Na पॉजिटिव इधर आ गया, Cl नेगेटिव इधर आ गया। फिर होना क्या है, जो पानी है उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल हैं वो एक दूसरे को ऑपोजिट वालों को अट्रैक्ट करें। जैसे पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन है, ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो पार्शियल नेगेटिव ने कैसे पार्शियल पॉजिटिव को घेर लिया है सोल्यूट के, और ये जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव ने पार्शियल नेगेटिव जो नेगेटिव आयन है उसको घेरा डाला हुआ है यहाँ पे, और वो उसको अपने अंदर ऐसे डिसॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिकली तरीका है। अब गौर से मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास जो सोलवेंट हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो सोल्यूट सोलवेंट से, तो कभी भी वो जो है डिसॉल्व नहीं होता है उसके अंदर। मैं इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर हमारे पास Na और Cl इनके दरमियान जो फोर्स है और जो Na को अट्रैक्ट करेंगे O नेगेटिव, ऐसे पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, अगर तो सोल्यूट की आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर सोलवेंट की अपने साथ ही इनके हाइड्रोजन के साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये किसी और को अपने साथ जुड़ने की परमिशन नहीं देंगे, घुसने की परमिशन देंगे, डिसॉल्व होने की परमिशन देंगे, तो भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो कंडीशन ये है डिसॉल्व होने के लिए कि ये वाली जो फोर्स है, ये वाली यहाँ पे ये कम होनी चाहिए, और जो ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, जो किसके दरमियान है, सोल्यूट और सोलवेंट के दरमियान है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, और यही सारी बात जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है और निचले पैराग्राफ में लिखी भी हुई है, और यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंट इफेक्ट है। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, और हमने थोड़ा सा इसका देखा भी था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती थी। पर इसके बेसिकली 3 केसेस हैं। टेम्परेचर हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। जनरली वो कहते यही हैं कि जनरली ऐसे ही लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, पर अब हम 3 केसेस देखते हैं। पहला क्या है, हीट अब्जॉर्ब। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है उनमें क्या होगा, पहले नंबर पर ये याद रखो, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपने इतना याद कर लेना है, यही सारा याद करना है, उसकी एग्जांपल्स भी याद करनी है। उसके अलावा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट गिवन आउट, जब हीट बाहर निकले उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ लिखा नहीं हुआ शायद उसने, यहाँ लिख लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर
थर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी कम होगी, और कुछ ऐसे हैं जिनको टेम्परेचर से फर्क भी नहीं पड़ता है। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि सोल्युबिलिटी से टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी पे फर्क पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर ना कम होता है ना ज़्यादा, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से सोल्युबिलिटी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। जैसे NaCl को जब आप पानी में डिजोल्व करोगे ना, चाहे हाई टेम्परेचर पे करो चाहे लो टेम्परेचर पे करो, NaCl अपने हिसाब से डिजोल्व होगा, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखें, अब एक बात है कि हीट हमें अब्जॉर्व करने वाले रिएक्शन की बात करते हैं, जब हीट ने अब्जॉर्ब होना है, ठीक है। अब ये एक सिस्टम है जहां रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इसको हीट चाहिए, इसको क्या करना है, इसको हीट मिलनी चाहिए क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम इसको हीट खुद से प्रोवाइड कर दें आसानी से, नीचे से यहाँ से इसको गर्म करें, तो ये इसमें ईजिली इसको हीट मिल जाएगी और सोल्यूबल जो सोल्यूट है जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हीट की ज़रूरत थी, इसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने ईजिली उसके लिए प्रोवाइड कर दी। जब उसके लिए वो चीज़ प्रोवाइड कर दी तो वो आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास इसमें से हीट निकल रही थी, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। हम अगर इसको, एक तो इसमें से हीट निकल रही है, ऊपर से अगर हम भी इसको हीट प्रोवाइड कर दें तो इसको हीट निकालने में मुश्किल होगी। जब हीट निकालने, क्योंकि बाहर से भी हम हीट प्रोवाइड करी जा रहे हैं ना, तो जब बाहर इसने हीट निकालनी है उसको हीट को निकालने में मुश्किल होगी, तो सोल्यूबल होने में मुश्किल होगी ना। जो उसके अंदर साल्ट है वो जो डिजोल्व हो रहा है उसको सोल्यूबल होने भी टफ, कम सोल्यूबल होगा वो। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी रिएक्शन में से हीट निकल रही है तो उसकी हीट निकलने में आसानी करें ताकि उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो। तो हीट निकलने में आसानी क्या होगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। जब डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाहर टेम्परेचर आपने कम कर दिया है तो स्पीड से हीट बाहर निकलेगी। जब स्पीड से हीट बाहर निकलेगी तो वो इजीली क्या हो जाएगी, इजीली वो जो हीट बाहर निकल जाएगी, स्पीड से निकलेगी, तो जो डिजोल्व हो रहा है सोल्यूट वो भी स्पीड से डिजोल्व हो जाएगा, तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ ग्राफ शो किए हुए हैं और इन ग्राफ में उसने ये बताया हुआ है, जैसे कि ये देखें, यहाँ से शुरू हुई थी सोल्युबिलिटी, ऐसे इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। ये ग्राफ देखने का तरीका है, मैथ का बेसिकली काम होता है ग्राफ देखना। मैथ ग्राफ, जो ग्राफ से डील करती है ना ब्रांच साइंस की, वो मैथमेटिक्स है। खैर, यहाँ पे इसकी 70 थी, 100 को टच कर गई। यहाँ पे तकरीबन जब 35 के करीब टेम्परेचर आया, शुरू कहाँ से होता है, 0 से, तो इसकी सोल्युबिलिटी इस तरह से इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से बाकी जो है ये कैल्शियम क्लोराइड, इसकी भी इंक्रीज कर रही है। ये जो है लेड नाइट्रेट, इसकी भी इंक्रीज कर रही है। KNO3 है, इसकी भी। सोडियम क्लोराइड का देखेंगे अगर आप तो उसका थोड़ा यूनिक है। ये देखें, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये वाली लाइन, ये इसका बिहेवियर यूनिक है। ये ऑलमोस्ट सेम सी 19-20 को इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट रहती है टेम्परेचर के साथ, इसको कोई खास फर्क पड़ता नहीं टेम्परेचर से। टेम्परेचर कहाँ चला गया, 0 से 100 पे चला गया, यानी कि पानी को रखा आपने बर्फ़ और वो बन गया है, बॉयल हो रहा है, वेपर्स बन गया है वो। लेकिन NaCl की सोल्युबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 35 से 40 पर पहुंची है बस, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं NaCl ऑलमोस्ट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और नेक्स्ट हमारे पास बाकी सारे शो किए हुए हैं, इनमें से एक रिएक्शन इसने एक ऐसा भी शो किया हुआ है जिसमें सोल्युबिलिटी आप देखें डिक्रीज हो रही है। 0 डिग्री पे क्या थी, तकरीबन ये थी 18, जब वापस आ रही है, ऐसे देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये वापस आती जा रही है ना, नीचे आ रही है, यानी कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। 18 से शुरू हुई, इधर कितने पे आ गई, 17, 15, 12 आ गई, 10 आ गई, ऐसे 6, 7, 8 यहाँ तक आ गई है। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से एक और इसमें जो होता है वो होता है लिथियम सल्फेट का होता है, ये लिथियम सल्फेट है, इसका भी ऐसे ही होता है। ये तकरीबन कहीं यहाँ से शुरू होता है और ये ऐसे नीचे जाता है, ये भी नीचे आता है, इसकी भी जो है वो डिक्रीज करती है सोल्युबिलिटी। इसका ग्राफ इसमें बनाया नहीं हुआ है। खैर, तो ये हमारे पास ये हो जाएंगे सोल्युबिलिटी के हिसाब से, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो क्या होना है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होनी है कि डिक्रीज होनी है। साथ ही उसने ये भी बता दिया है कि जैसे NaCl टाइप की कोई वो है सॉल्ट हैं, तो उसमें सोल्युबिलिटी पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है टेम्परेचर का। अब हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती हैं। सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, चैप्टर का नाम था सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के मिलती जुलती 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक तो हो गया सोल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन और तीसरा है कोलाइड। इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। तो इनके बारे में प्रॉपर डिफरेंस यहाँ से आपने पढ़ लेना है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारा कुछ यानी कि जो है इसको समराइज किया गया है। द पार्टिकल एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है पार्टिकल्स की, वो मॉलिक्यूल या आइंस हो सकते हैं। डायमीटर इतना होता है इनका, याद रखिएगा, डायमीटर के ऊपर बड़ी जो है ना वो MCQs पूछा जाता है, तो डायमीटर इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें काफ़ी एटम्स हो सकते हैं, काफ़ी आइंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इनके जो हमारे पास एटॉमिक जो होता है ना, इनका जो साइज़ होता है इससे छोटा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ये वाले पार्टिकल्स हैं, इनका साइज़ जो है इनसे भी बड़ा होता है। सॉरी, मैंने अगर छोटा बोला तो ऐसा नहीं है, सबसे छोटा सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद जो है इनसे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैं ऐसे बना देता हूँ, चलो यहाँ पे 2-3, ये अगर मैं कहता हूँ ये जो 3 पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं, ये सोल्यूशन के हैं। तो
इसके पार्टिकल्स जो कोलाइड्स के अंदर होंगे उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे, और जो सस्पेंशन के होंगे पार्टिकल्स वो तो कोलाइड से भी बड़े होंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है। पहले मैंने शायद ऑपोजिट बोल दिया था कोलाइड वाले केस में, खैर ये मैंने समझा भी दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना है, इनका डायमीटर था 10⁻⁵ सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट वो कहते हैं पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द फॉर्म, इनका होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, बड़े अच्छे तरीके से डिसॉल्व होते हैं। वैसे याद रखिएगा जो अब तक हम बातें कर रहे थे सारी वो इस वाली उसमें आएंगी कॉलम के अंदर, हम सोल्यूशन पढ़ के आ रहे हैं तो इस कॉलम में आएंगे। तो हमें पता था कि सोल्यूशन कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ये वाले क्या कहते हैं, अ कोलाइड अपीयर्स टू बी अ होमोजेनियस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लगता तो ऐसे है जैसे होमोजेनियस है, लगता कैसे है जैसे होमोजेनियस हो, पर एक्चुअल में होता क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। और पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन द, और वो कहते हैं इसमें एक और चीज भी है कि पार्टिकल्स इसके नीचे नहीं बैठते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ये स्टेबल हैं। लेकिन जो सोल्यूशन है उसके तो वाकई नहीं, इसके तो बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं पार्टिकल नीचे। पर जो कोलाइड ये जो है ना सस्पेंशन, इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो ये थोड़ी सी देर बाद फ़ौरन से नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि बॉटम पर ये जो है बैठ जाते हैं अनडिजोल्व फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म कह लो आप। पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिजोल्व एंड फॉर्म अ हेड, और फिर वो जब नीचे बैठ गए हमें नजर आ रहा है कि वो पड़े हुए हैं पार्टिकल्स जो सोल्यूट के अनडिजोल्व क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है मोस्टली, तो हम कहेंगे कि ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता तो ये भी हिट्रोजीनियस है पर लगता है होमो है। थर्ड पॉइंट कहता है पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। इतने छोटे होते हैं कि स्मॉल जो है ना, इतने स्मॉल होते हैं कि वो जो है आम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखने पड़ते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतने बड़े बनाए, वरना इनसे बहुत छोटे होते हैं। जब आप इसको देखोगे 10⁻⁸ को तो ये बहुत छोटा यूनिट है, सॉरी वो बहुत छोटा यूनिट का मतलब ये है कि साइज बहुत छोटा है। पार्टिकल्स आर लार्ज बट कैन नॉट बी सीन, इनके पार्टिकल्स सोल्यूशन से बड़े होते हैं पर आम आंख से ये भी नहीं देखे जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम आम आंख से देख सकते हैं, जो कि बॉटम पर बैठे होते हैं जब ये नीचे जो है अनडिजोल्व फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं सोल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू इजीली, फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं। ये वाले जो है बड़े होते हैं पर ये भी फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, लेकिन ये वाले फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं। फिल्टर पेपर से या फिल्ट्रेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स को सस्पेंशन में से। लास्ट पॉइंट कहते हैं, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो ये जो सोल्यूशन है अभी हमने देखा था जो है शुगर को अगर हम पानी में ऐड कर दें H2O के अंदर तो ये एक सोल्यूशन था। लेकिन जो हमारे पास कोलाइड है उसकी एग्जांपल हम देते हैं मिल्क की या खून ब्लड की, ये इसकी एग्जांपल है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह है वो हम एग्जांपल दे रहे होते हैं सस्पेंशन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टिकल आर सो स्मॉल दे कैन नॉट स्कैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जो सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो जो रेज है ना उनके अंदर से आसानी से गुजर जाती है, वो उनको स्कैटर नहीं करते हैं, फैलती नहीं है लाइट उसके बाद गुजरने के बाद। बट जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं ना उनका साइज बड़ा परफेक्ट होता है, किस चीज़ के लिए, लाइट को फैलाने के लिए, स्कैटर करने के लिए। तो अगर आप लाइट को एंटर करेंगे उसके अंदर, क्या कहते हैं उसको, कोलाइड के अंदर, तो वो जो बाहर निकलेगी कुछ इस तरह से निकलेगी। देखें यहाँ से लाइट आई, ये ऑलमोस्ट सेम रही, पर जब इधर से लाइट आई वो क्या हुई, एक्सपेंड हो गई, स्कैटर हो गई, फैल गई। तो ये एक फिनोमिना है जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं और इसी से हम पहचान करते हैं कि सोल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन में से तो लाइट बगैर फैले निकल जाएगी और जो कोलाइड होगा उसमें से स्कैटर होगी, जो सस्पेंशन होगा उसके पार्टिकल इतने बड़े होंगे कि वो उसको गुजरने नहीं देंगे, उसमें से लाइट नहीं गुजरती है, वो उसको ब्लॉक कर लेते हैं लाइट को। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे शो कर देता हूँ, या आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको रीड करना तो रीड कर लीजिएगा। ये सारा मैंने हाईलाइट किया जो आपको याद करना है, और यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में भी 1-2 लाइन्स हैं वो भी आपने देख लेनी है। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।